हेलो दोस्तों। आइए आज हम मार्केट चैप्टर का सेकंड यूनिट स्टार्ट करते हैं, जिसमें हमको थोड़ा सा डिमांड और सप्लाई का जो कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था डिमांड वाले चैप्टर में, उसका यूज़ यहाँ पे होने वाला है। दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ इसमें हमको करना क्या है। हमको ये देखना है कि एक फ्री मार्केट में एक फ्री मार्केट में प्राइस कैसे डिटरमाइन होती है। कोई भी प्रोडक्ट हम सेल करते हैं, सेलर कोई भी प्रोडक्ट अगर सेल करेगा तो उसकी प्राइस कैसे डिटरमाइन होगी एक फ्री मार्केट में। फ्री मार्केट का मतलब होता है ऐसा मार्केट जहां गवर्नमेंट बिल्कुल भी इंटरवेन नहीं करती है, गवर्नमेंट का इंटरवेंशन जीरो होता है। तो ऐसे मार्केट में क्या होता है, जो डिमांड और सप्लाई के जो फोर्सेस होते हैं ना, वही प्राइजेस को डिटरमाइन करते हैं। एक प्रोडक्ट की प्राइस क्या रहेगी ये डिपेंड करेगा उसकी डिमांड कितनी है और उसकी सप्लाई कितनी है, दोनों चीज के ऊपर डिपेंड करेगा। हमने दोस्तों डिमांड वाले चैप्टर में क्या किया था, प्राइजेस के बारे में पढ़ा था और डिमांड उसका रिलेशन पढ़ा था, प्राइस का डिमांड के साथ में क्या रिलेशन है। और फिर हमने सप्लाई का भी यूनिट पढ़ा था उसमें, और उसमें हमने पढ़ा था प्राइस और सप्लाई का आपस में क्या रिलेशन है। तो जब हम प्राइस और डिमांड के बारे में पढ़ रहे थे तो सिर्फ डिमांड और प्राइस के बारे में ही सोच रहे थे, और जब हमने सप्लाई वाला यूनिट पढ़ा तो उसमें हम सप्लाई और प्राइस के बारे में ही सोच रहे थे। तो एक्चुअल मार्केट में क्या होता है, एक्चुअल मार्केट में दोनों एक साथ, डिमांड और सप्लाई दोनों का फोर्स एक साथ होता है। तो ऐसे केस में प्राइस कैसे डिटरमाइन होती है हमको वो देखना है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं हम यूनिट 2 से, जिसका नाम है प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर मार्केट्स। ठीक है, एक फ्री मार्केट में जहां पे गवर्नमेंट का इंटरवेंशन बिल्कुल भी नहीं होता है, उस केस में डिमांड और सप्लाई की फोर्सेस की वजह से मार्केट में प्राइस कैसे डिटरमाइन होती है हम वो सीखेंगे। तो डिमांड वाला कर्व आपको याद है ना, स्लोपिंग डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, और सप्लाई वाला कर्व भी आपको याद है, स्लोपिंग अपवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। आपको याद है दोनों कर्व्स। तो बस मुझे वो दोनों कर्व्स की यहाँ पे जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे हम डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस देखेंगे कि डिमांड और सप्लाई में अगर चेंज किया तो प्राइस पे क्या असर पड़ता है उसका। ठीक है, तो चलो उससे पहले मैं एक फर्स्ट यूनिट में मेरा एक फॉर्मूला रह गया था जो मैं आपको बताता हूँ। एक्चुअली उसके ऊपर एमसीक्यू आता है इसलिए वो थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपको एक रिलेशन बताना रह गया था, वो मैं बता देता हूँ। हमने वहाँ पे एक फॉर्मूला सीखना था, वो फॉर्मूले का नाम है एम आर इक्वल्स टू ए आर मल्टीप्लाई बाय ई माइनस वन डिवाइडेड बाय ई। दोस्तों यहाँ पे एम आर और ए आर का आपस में रिलेशन होता है, ये हमने वहाँ पे कल कर्व्स में पढ़े थे, लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था। तो वही बात हमको यहाँ पे सीखनी है। यहाँ पे ई का मतलब है इलास्टिसिटी, प्राइस इलास्टिसिटी। आपको याद होगा तो हमने डिमांड वाले चैप्टर में पढ़ा था प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो वो जो प्राइस इलास्टिसिटी है ना, उसकी वैल्यू हमको यहाँ पे पुट करनी होती है। और इसके ऊपर एक एमसीक्यू आता है पेपर में दोस्तों। आपको ए आर दे दिया जाएगा, ए आर की वैल्यू दे दी जाएगी, आपको इलास्टिसिटी की वैल्यू दे दी जाएगी, और आपको कहा जाएगा एम आर फाइंड करो। तो दोस्तों वहां पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको समझ में नहीं आता कि ए आर दिया हुआ है, इलास्टिसिटी दिया हुआ है, एम आर कैसे फाइंड करना है। तो ये फॉर्मूला थोड़ा याद रखना। तो जब आपको ए आर और इलास्टिसिटी दिया जाएगा तो समझ जाना कि एम आर फाइंड करने को बोला है, तो ये वाला फॉर्मूला लगाना है। या तो फिर ऐसा भी हो सकता है आपको एम आर दे दे और इलास्टिसिटी दे दे और बोला जाए ए आर फाइंड करो, तो भी हमको यही फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। तो इतना ध्यान में रखना कि एम आर और ए आर में रिलेशन है और साथ में प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का भी रिलेशन है। तो ये फॉर्मूले से कोई भी एक वैल्यू आपको फाइंड करने को बोली जा सकती है, दो वैल्यूज आपको दे दी जाएगी। ठीक है, ऐसा न्यूमेरिकल पहले पेपर में एमसीक्यू आ चुका है, तो थोड़ा इसके ऊपर ध्यान रखिए। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। और एक बात बता दो आपको, ये जो इलास्टिसिटी है ना, ये अगर इक्वल टू 1 है तो दोस्तों आपका क्या हो जाएगा आंसर, एम आर क्या आ जाएगा, इक्वल टू 0। क्योंकि अगर आप यहाँ पे 1 की वैल्यू पुट करोगे तो 1 माइनस वन कितना हो जाएगा, 0। 1 माइनस वन 0 हो जाएगा, 0 को आप किसी भी नंबर से डिवाइड करो इसका आंसर आ जाएगा 0। और इसका आंसर 0 आ गया, आप फिर कोई भी ए आर ले लो, आप कोई भी ए आर ले लो, एवरेज रेवेन्यू आप कितना भी ले लो, 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका एम आर कितना आएगा, 0। तो जब इलास्टिसिटी इक्वल टू 1 होती है, इलास्टिसिटी इक्वल टू 1 होती है तो एम आर क्या होता है, एम आर इक्वल टू 0 होता है। और जब इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 होगी,
तो एम आर क्या होगा, एम आर रहेगा पॉजिटिव, एम आर क्या हो जाएगा पॉजिटिव। यहां पे अगर आप ग्रेटर देन 1 की वैल्यू डालोगे, मान लो यहां पे आपने 2 डाला, इलास्टिसिटी है 2, तो 2 माइनस 1 1 रह जाएगा। ये आंसर जो है आपका ये पॉजिटिव आएगा। ये आंसर पॉजिटिव आने की वजह से आपका एम आर का जो आंसर है वो भी पॉजिटिव आएगा, क्योंकि ए आर तो कभी निगेटिव होता ही नहीं है, ये हमने पहले ही सीख लिया है। और अगर इलास्टिसिटी लेस देन 1 है तो इस केस में एम आर क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। लेस देन 1 है मीन्स 0 पॉइंट समथिंग है, तो 0 पॉइंट समथिंग माइनस 1, तो आपका ये आंसर निगेटिव आ जाएगा पूरा। ये आंसर निगेटिव आ जाएगा तो आपका एम आर भी निगेटिव आ जाएगा। तो इतना याद रखना, इसके ऊपर से ये रिलेशन बनते हैं। ठीक है, चलो आइए हम स्टार्ट करते हैं यूनिट 2 मार्केट चैप्टर का, जिसमें हमको डिमांड और सप्लाई के कर्व्स पढ़ने पड़ेंगे। दोस्तों हमको ये देखना है कि एक फ्री मार्केट में जहां पे गवर्नमेंट का इंटरवेंशन बिल्कुल भी नहीं है, वहां पे प्राइजेस कैसे डिटरमाइन होती है मार्केट में। तो वो डिमांड और सप्लाई के फोर्सेस की वजह से होती है। देखो, डिमांड एक प्रोडक्ट की जितनी है और सप्लाई कितना है, इसके ऊपर डिपेंड करेगा उसकी प्राइजेस क्या रहेगी। तो एक मुझे ऐसी प्राइस चाहिए, एक मुझे ऐसी प्राइस चाहिए जहां पे जो स्टॉक है मार्केट में वो बचना नहीं चाहिए, एक भी यूनिट नहीं बचना चाहिए। सारा का सारा जो गुड्स है, सारे के सारे जो यूनिट्स है वो बिक जाने चाहिए, जीरो स्टॉक रहना चाहिए हमारे पास, और कोई भी कस्टमर वापस नहीं जाना चाहिए। मीन्स मुझे ऐसी प्राइस चाहिए जहां पे डिमांड इक्वल टू सप्लाई होना चाहिए, जहां पे डिमांड इक्वल टू सप्लाई होना चाहिए। मीन्स जितनी उसकी डिमांड है उतना ही उसका सप्लाई है। उस स्टेट में, उस पोजीशन पे कौन सी प्राइस पे ऐसा सिचुएशन आ रहा है जहां पे डिमांड इक्वल टू प्राइस है, तो हम उस मार्केट को कहते हैं कि मार्केट कैसा है, इक्विलिब्रियम में है। तो मार्केट का इक्विलिब्रियम में कब माना जाता है, जब डिमांड इक्वल टू सप्लाई होता है। मीन्स वहां पे एक भी यूनिट बचेगा नहीं, सारे के सारे यूनिट्स बिक जाएंगे और कोई भी कस्टमर खाली हाथ वापस नहीं जाएगा। ऐसा नहीं है कि किसी की सेट डिमांड जो है वो अनसेटिस्फाइड रह गई, कोई कस्टमर आया उसको माल मिला ही नहीं, तो कोई भी कस्टमर आएगा उसको गुड्स मिलेंगे और सारा का सारा स्टॉक बिक जाएगा। इसका मतलब डिमांड इक्वल टू सप्लाई है। तो जब ऐसी सिचुएशन आती है, हम क्या कहते हैं कि मार्केट क्या है, मार्केट कौन सी पोजीशन में है, मार्केट कौन से स्टेट में है, मार्केट है इक्विलिब्रियम स्टेट में। और इस स्टेट में वो गुड्स की प्राइस क्या है, इस स्टेट में वो गुड्स की प्राइस क्या है, उस प्राइस को कहते हैं इक्विलिब्रियम प्राइस। तो मुझे वही देखना है कि ऐसी कौन सी प्राइस है, कैसा ऐसा होता है और कैसे मैकेनिज्म होता है मार्केट में, ये आज हम यहाँ पे सीखने वाले हैं। तो इक्विलिब्रियम स्टेट का मतलब क्या, डिमांड इक्वल टू सप्लाई, जहां पे एक भी यूनिट नहीं बचेगा और कोई भी कस्टमर खाली हाथ वापस नहीं जाएगा, सारी सबकी डिमांड फुलफिल हो सकती है और सप्लाई भी उतना ही है, कोई भी स्टॉक बचेगा नहीं हमारे पास, उसको कहते हैं इक्विलिब्रियम स्टेट। और उस प्राइस पे, कौन सी प्राइस पे ऐसा हो रहा है, उस प्राइस को कहते हैं इक्विलिब्रियम प्राइस। ठीक है, तो अगर मैं ग्राफ बनाऊं तो कुछ ग्राफ ऐसे बनेगा। एक मैं आपको टेबल के थ्रू पहले एक्सप्लेन करता हूं, उसके ऊपर से मैं ग्राफ बनाता हूं। तो मान लो ये यूनिट्स है, यूनिट्स भी नहीं, यहां पे मैं बोल सकता हूं ये डिमांड है और ये सप्लाई है और ये उनकी प्राइस है। तो लॉ ऑफ डिमांड और लॉ ऑफ सप्लाई तो आपको मालूम है, जैसे प्राइस अगर 1 है तो डिमांड 60 यूनिट्स की है, सप्लाई 5 यूनिट्स का है। ये प्राइस कम होगी तो सप्लाई कम होगा, प्राइस कम होगी तो डिमांड ज्यादा होगा। ये हमने पढ़ा है। प्राइस का डिमांड के साथ रिलेशनशिप कैसा होता है, इनवर्स, लेकिन प्राइस का सप्लाई के साथ रिलेशनशिप कैसा होता है, डायरेक्ट। तो प्राइस कम होगी तो सप्लाई भी क्या होगा, कम होगा, प्राइस कम होगी तो डिमांड ज्यादा होगी। फिर अगर हमने प्राइस को इंक्रीज कर दिया तो डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो मान लो डिमांड हो गई 35, प्राइस बढ़ गई तो सप्लाई क्या होगा, बढ़ेगा, क्योंकि डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। तो मान लो सप्लाई बढ़ के कितना हो गया, 35। फिर प्राइस को हमने और बढ़ाया तो डिमांड पे क्या असर पड़ेगा, डिमांड कम हो जाएगी, मान लो हो गई 20, लेकिन सप्लाई क्या होगा, सप्लाई बढ़ जाएगा, सप्लाई हो गया 45। मान लो प्राइस मैंने और बढ़ा दिया तो डिमांड क्या हो जाएगी,
कम हो जाएगी, मान लो डिमांड हो गई 15 और सप्लाई क्या हो जाएगा, प्राइस बढ़ती है तो सप्लाई बढ़ता है, डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। तो मान लो यहाँ पे 50 की डिमांड आ गई और जब मैंने प्राइस और बढ़ा दी तो डिमांड हो गई 5, डिमांड हो गई कम और सप्लाई क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मार्केट थोड़ा डिस्टर्ब चल रहा है। जब 1 रुपया प्राइस है तो डिमांड कितनी है, 60 यूनिट्स की डिमांड है और सप्लाई कितना है, 5 यूनिट्स का है। तो ऐसे केस में तो हम सिर्फ 5 ही सप्लाई कर पाएंगे और 55 कस्टमर्स हमारे वापस चले जाएंगे। तो इसको तो मैं इक्विलिब्रियम स्टेट नहीं बोल सकता हूं, क्योंकि इक्विलिब्रियम स्टेट में क्या होना चाहिए, कोई भी कस्टमर खाली हाथ नहीं जाना चाहिए और कोई भी स्टॉक नहीं बचना चाहिए, मीन्स डिमांड इक्वल टू सप्लाई होना चाहिए। फिर आप आगे अगले प्राइस पे देखो, 2 रुपए पे क्या हो रहा है, जब प्राइस 2 रुपीज है तो क्या हो रहा है, डिमांड कितनी है 35 और सप्लाई कितना है 35। इसका मतलब क्या, अगर प्राइस 2 रुपए है तो सप्लायर कितना गुड सप्लाई कर रहे हैं, 35 यूनिट्स, और उस प्राइस पे डिमांड कितनी आ रही है, 35। तो दोस्तों ये वही स्टेट आ गई जहां पे डिमांड इक्वल टू सप्लाई हो गया। मीन्स ये वाली स्टेट को मैं क्या बोलूंगा, ये इक्विलिब्रियम स्टेट है। इस स्टेट पे ना कोई यूनिट बचेगा, सारे के सारे यूनिट्स बिक जाएंगे और ना ही कोई कस्टमर खाली हाथ वापस जाएगा, सबकी डिमांड फुलफिल हो जाएगी और सारा का सारा स्टॉक बिक जाएगा। तो ये वाली प्राइस को हम क्या कहते हैं, ये वाली प्राइस को हम कहते हैं इक्विलिब्रियम प्राइस। ये ऐसी प्राइस है जहां पे डिमांड इक्वल टू सप्लाई होगा, कोई भी स्टॉक नहीं बचेगा, सारा का सारा माल बिक जाएगा और सारी की सारी डिमांड भी फुलफिल हो जाएगी। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, जब प्राइस बढ़ के 3 रुपीज हो गई तो डिमांड कितनी है, 20 यूनिट्स की है और सप्लाई कितना हो रहा है, 45 का। तो दोस्तों 45 का सप्लाई है, 20 की डिमांड है, तो इस प्राइस पे क्या हो जाएगा, इस स्टेट में क्या हो जाएगा, यहाँ पे तो 25 यूनिट्स हमारे पास एक्स्ट्रा बच जाएंगे जो नहीं बिके। तो इसको भी हम इक्विलिब्रियम स्टेट नहीं मानते हैं। दोस्तों ये भी इक्विलिब्रियम स्टेट नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास एक्सेस स्टॉक बच जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे सप्लाई कम है तो कस्टमर खाली हाथ जाएंगे। तो ऐसी सिचुएशन नहीं होनी चाहिए, दोनों बराबर पैरामीटर्स पे जाने चाहिए, दोनों इक्वल होने चाहिए, उस प्राइस को कहते हैं इक्विलिब्रियम प्राइस। और जब ऐसी स्टेट आ जाती है तो हम कहते हैं कि मार्केट जो है वो इक्विलिब्रियम स्टेट में है। ये दोस्तों हम फ्री मार्केट के बारे में चर्चा कर रहे हैं। फ्री मार्केट का मतलब है जहां पे गवर्नमेंट का इंटरवेंशन बिल्कुल नहीं होता है, कोई भी प्रोडक्ट की जो प्राइस डिसाइड होती है वो उसके डिमांड और सप्लाई के ऊपर से डिसाइड होती है। पर्टिकुलर प्रोडक्ट की डिमांड क्या है और उसका सप्लाई कितना है मार्केट में, उसके ऊपर से डिसाइड होती है उसकी प्राइस क्या है। ठीक है, तो हमने ये देखा। अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं, अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं तो कुछ ऐसा ग्राफ मेरे सामने दिखेगा। आपको याद होगा डिमांड और सप्लाई का कर्व। डिमांड का कर्व दोस्तों कैसे होता है, ये डिमांड का कर्व हमने पढ़ा था, और सप्लाई का कर्व हमने कैसा पढ़ा था, ऐसा था। तो ये जो पॉइंट है जहां पे डिमांड इक्वल टू सप्लाई हो रहा है, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे जो प्राइस रहेगी, ये जो प्राइस रहेगी, इस प्राइस को क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम प्राइस। और ये जो क्वांटिटी रहेगी, ये क्वांटिटी को हम क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। ये ऐसी क्वांटिटी है जहां पे डिमांड और सप्लाई दोनों इक्वल हो रहे हैं। तो इस प्राइस पे, ओपी प्राइस पे, ये आ जाएगा आपका आंसर 2 और ये आपकी क्वांटिटी आ जाएगी 35। क्लियर। तो यहां पे क्या होता है, दोनों डिमांड और सप्लाई के जो कर्व है दोनों आपस में इंटरसेक्ट होते हैं। जहां पे इंटरसेक्ट होते हैं इसको कहते हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट। जो प्राइस पे हो रहा है उसको कहते हैं इक्विलिब्रियम प्राइस, और जो क्वांटिटी पे ये ऐसी स्टेट आ रही है उसको कहते हैं इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। ठीक है, तो दोस्तों यही हमको सीखना था। इसके बाद हम आगे थोड़ा बढ़ते हैं, हम देखेंगे कि जब डिमांड चेंज हो गई तो क्या होता है, फर्क, असर क्या पड़ता है, और जब सप्लाई चेंज हो गया तो क्या असर पड़ता है। हम एक एक करके ये आगे सीखने वाले हैं। तो चलो आइए सीखते हैं। दोस्तों आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि जब प्राइस चेंज होता है उसकी वजह से जो डिमांड चेंज होती है। मान लो प्राइस कम हो गया, प्राइस कम होगा तो डिमांड क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो उस केस में हम क्या कहते हैं, डिमांड क्या हुई है, एक्सपांशन हुआ है डिमांड का। आपको याद होगा मैंने बताया था कि प्राइस की वजह से अगर डिमांड पे असर होता है तो उसको एक्सपांशन और कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। वो एक डिमांड कर्व पे ही मूवमेंट होता है, अपवर्ड और डाउनवर्ड, आपको याद होगा।
और मैंने ये भी बताया था कि प्राइस को छोड़ के किसी और फैक्टर की वजह से, जैसे कि इनकम ऑफ इंडिविजुअल या फिर लोगों की टेस्ट प्रेफरेंस एंड हैबिट्स, ऐसे कोई भी अदर फैक्टर की वजह से अगर डिमांड पे चेंज हो रहा है तो उसको हम इंक्रीज और डिक्रीज कहते हैं। और यही कॉन्सेप्ट मैंने आपको सप्लाई के केस में भी बताया था कि अगर प्राइस चेंज होने की वजह से सप्लाई पे असर होता है तो एक ही सप्लाई कर्व पे अपवर्ड और डाउनवर्ड मूवमेंट होता है, उसी सप्लाई कर्व पे अपवर्ड और डाउनवर्ड मूवमेंट होता है, उसको हम एक्सपांशन और कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। और अगर प्राइस को छोड़ के किसी और फैक्टर की वजह से सप्लाई में चेंज हो रहा है तो उसको हम इंक्रीज और डिक्रीज कहते हैं। उस केस में हमारा सप्लाई कर्व शिफ्ट हो जाता है, एक नया सप्लाई कर्व फॉर्म हो जाता है। तो हमको यहां पे वही सीखना है, हमको ये देखना है कि अगर लोगों की इनकम चेंज हो गई, लोगों की इनकम चेंज हो गई तो क्या असर पड़ेगा। तो पहले मैं इसका देखता हूं, इसका असर डिमांड पे कैसे पड़ेगा। तो दोस्तों, लोगों की इनकम दो तरह से हो सकती है। एक, अगर लोगों की इनकम इंक्रीज हो गई, तो लोगों की इनकम इंक्रीज होगी तो डिमांड पे क्या असर पड़ेगा। ऑब्वियस बात है, लोगों की इनकम अगर बढ़ गई है तो डिमांड पर्टिकुलर प्रोडक्ट की मार्केट में बढ़ जाती है, क्योंकि अब इंडिविजुअल के पास, एक पर्टिकुलर पर्सन के पास ज्यादा पैसे आ गए हैं, उसको खर्चा करने के लिए उसके पास ज्यादा मनी अवेलेबल है, तो मार्केट में खुद ब खुद डिमांड बढ़ जाएगी। तो इस केस में क्या होगा, अगर इनकम इंक्रीज होगी तो डिमांड भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो इस केस में सिचुएशन कैसी आ जाएगी, हम फिर से इक्विलिब्रियम के बारे में सोचेंगे। तो इक्विलिब्रियम कैसे हो जाएगा दोस्तों, आप मुझे बता सकते हो। अगर इस केस में ऐसा हुआ तो ग्राफ कैसे हो जाएगा। देखो, मान लो ये मेरा ओरिजिनल डिमांड कर्व था जिसका नाम है डी डी, और ये मेरा ओरिजिनल सप्लाई कर्व था एस एस। ठीक है, तो ये जो थी मेरी, ये थी मेरी इक्विलिब्रियम प्राइस, ये थी मेरी इक्विलिब्रियम प्राइस, और ये थी मेरी इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। अब अगर लोगों की इनकम चेंज हो जाएगी तो मुझे एक बात बताओ, इनकम चेंज होने की वजह से डिमांड पे क्या असर पड़ेगा, डिमांड बढ़ जाएगी। तो दोस्तों, यहां पे अपवर्ड और डाउनवर्ड मूवमेंट होगा सेम कर्व पे, कि नया कर्व बन जाएगा हमारा कर्व जो है डिमांड कर्व, वो शिफ्ट हो जाएगा। शिफ्टिंग होगा कि मूवमेंट होगा, जी बिल्कुल, यहां पे शिफ्टिंग होगा, क्योंकि डिमांड किसकी वजह से चेंज हो रही है, अदर देन प्राइस, ऐसे फैक्टर की वजह से चेंज हो रही है जो अदर देन प्राइस है। तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, एक नया डीडी कर्व फॉर्म हो जाएगा, और यहां पे इंक्रीज होने वाली है डिमांड, डिमांड इंक्रीज होगी तो अपवर्ड टुवर्ड्स राइट एक नया डी1 कर्व शिफ्ट हो जाएगा, डी1 जिसको हम कहेंगे। तो दोस्तों, यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे सप्लाई को मैं मान रहा हूं कि नो चेंज हुआ है, यहां पे मैं सिर्फ क्या देख रहा हूं कि फैक्टर का, एक पर्टिकुलर फैक्टर का डिमांड पे क्या असर हो रहा है, तो यहां पे सिर्फ डिमांड का ही कर्व शिफ्ट होने वाला है। तो इस केस में क्या हो जाएगा, अब दोस्तों इस केस में प्राइस इतनी नहीं रहेगी। अगर आप बोलोगे कि सर प्राइस इतनी है तो सप्लाई तो उतना हो ही नहीं रहा है, तो आप इसको प्राइस नहीं मान सकते हो। इस केस में क्या हो जाएगा, एक नया प्राइस सेट हो जाएगा। डिमांड तो बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी, सप्लाई भी बढ़ेगा और प्राइजेस भी बढ़ेगी, तो एक नया इक्विलिब्रियम सेट हो जाएगा, एक नए पॉइंट पे इक्विलिब्रियम सेट हो जाएगा, एक नया कर्व फॉर्म होने की वजह से। तो D1 एक नया कर्व फॉर्म हो गया, उसकी वजह से क्या हो गया, इक्विलिब्रियम प्राइस जो थी वो न्यू वाली आ गई। क्यों, देखो क्या होगा, लोगों की इनकम बढ़ गई तो डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो फिर क्या हो जाएगा, प्राइस बढ़ जाएगी, प्राइस बढ़ेगी तो क्या हो जाएगा, मार्केट में सप्लाई बढ़ जाएगा। तो पहले कितना सप्लाई हो रहा था, क्वांटिटी क्यू सप्लाई हो रही थी, अब क्योंकि डिमांड बढ़ गई है, डिमांड की वजह से प्राइस बढ़ गई, प्राइस बढ़ने की वजह से अब ज्यादा सप्लाई होगा, क्योंकि प्राइस का और सप्लाई का डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। तो अब न्यू क्वांटिटी आ जाएगी Q1, तो ये हो जाएगा हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट। तो ये हमने देखा कि अदर देन प्राइस अगर कोई फैक्टर की वजह से अगर डिमांड पे असर होता है तो फिर क्या होता है। फिर हम देखेंगे इनकम कम हो गई तो क्या हो जाएगा दोस्तों, अगर इनकम कम हो गई तो क्या होगा, इनकम कम हो गई तो क्या हो जाएगा, डिमांड भी कम हो जाएगी। तो मैं सिर्फ डिमांड के साथ इसका रिलेशन देख रहा हूं कि डिमांड के साथ इसका क्या असर होने वाला है। क्लियर, तो यहां पे क्या हो जाएगा, हमारा कर्व कैसे शिफ्ट हो जाएगा। तो मान लो पहले जो था, पहले डी और डी ऐसा कर्व था, डी डी, और सप्लाई कैसे था, एस एस। तो ये थी हमारी इक्विलिब्रियम प्राइस और ये थी हमारी इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। क्लियर, अब इनकम कम हो गई तो डिमांड क्या हो जाएगी, कम।
तो एक नया कर्व बन जाएगा क्योंकि यहाँ पे शिफ्टिंग होने वाला है कर्व में, तो D1 एक नया कर्व आ जाएगा। तो नया कर्व आने की वजह से अब दोस्तों ये प्राइस काम में नहीं आने वाली है क्योंकि ये दोनों इंटरसेक्शन पॉइंट पे होना चाहिए। अब कहाँ इंटरसेक्शन हो रहा है, ये पॉइंट पे सप्लाई और डिमांड कर्व का इंटरसेक्शन हो रहा है। तो एक नई प्राइस फॉर्म हो जाएगी P1 और एक न्यू क्वांटिटी आ जाएगी Q1। अब दोस्तों डिमांड कम होने की वजह से क्या हो जाएगा, प्राइस कम करना पड़ेगा सेलर को क्योंकि उनके पास स्टॉक ज्यादा है। अभी तक क्या हो रहा था, डिमांड और सप्लाई इतना था, अब डिमांड कम होने की वजह से सप्लाई ज्यादा हो गया, सप्लाई की एक्सेस क्वांटिटी आ गई मार्केट में, तो उनको ज्यादा माल बेचने के लिए लोगों को क्या करना पड़ेगा, सेलर को क्या करना पड़ेगा, अपनी प्राइस कम करनी पड़ेगी। या तो फिर आप ऐसे भी इंटरप्रेट कर सकते हो कि डिमांड कम होने की वजह से प्राइस कम हो गई, और प्राइस कम हो गई तो अब सप्लायर को अपनी क्वांटिटी भी जो सप्लाई करनी थी वो भी कम कर देगा क्योंकि प्राइस और सप्लाई का डायरेक्ट रिलेशनशिप है। दोस्तों ये हमने डिमांड के ऊपर इफेक्ट देखा कि एक पर्टिकुलर फैक्टर इनकम की वजह से डिमांड पे क्या असर पड़ेगा, और उसकी वजह से कर्व में क्या होगा, एक शिफ्ट हो जाएगा, शिफ्टिंग हो जाएगा कर्व का, डिमांड कर्व का राइट या फिर लेफ्ट में। अब दोस्तों हम देखेंगे ये इनकम का सप्लाई के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा। एक पर्टिकुलर फैक्टर का जब इंक्रीज इन सप्लाई हुआ तो क्या होगा। दोस्तों जब मैं इंक्रीज इन सप्लाई बोल रहा हूं तो इतना ध्यान में रखना, ये अदर देन प्राइस की वजह से हो रहा है, ये अदर देन प्राइस की वजह से हो रहा है। तो इसमें क्या होगा दोस्तों, अदर देन प्राइस की वजह से क्या होता है, मूवमेंट होता है कि शिफ्टिंग होता है, जी हाँ बिल्कुल शिफ्टिंग होता है। तो इस केस में मैं देखूंगा कि सप्लाई के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा। तो अदर देन प्राइस की वजह से अगर कोई और फैक्टर की वजह से सप्लाई इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है, जैसे कि मान लो स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी में कुछ चेंजेस हुए तो सप्लाई इंक्रीज या डिक्रीज हुआ, प्राइस की वजह से नहीं हुआ, टेक्नोलॉजी की वजह से हुआ, तो इस केस में क्या हो जाएगा, मूवमेंट हो जाएगा। तो मान लो ये मेरा डिमांड कर्व था, ये मेरा सप्लाई कर्व था, एस एस डी डी। अब मान लो टेक्नोलॉजी अच्छी हो गई, सप्लाई बढ़ गया मार्केट में, सप्लाई बढ़ गया तो क्या हो जाएगा, सप्लाई का कर्व टूवर्ड्स राइट शिफ्ट हो जाएगा। अब न्यू सप्लाई क्रिएट हो जाएगा S1 तो पहले जो प्राइस थी, पहले दोस्तों ये वाली प्राइस थी इक्विलिब्रियम प्राइस, और पहले जो क्वांटिटी थी ये क्वांटिटी थी। अब टेक्नोलॉजी अच्छी हो गई, टेक्नोलॉजी अच्छी होने की वजह से क्या हो जाएगा, मार्केट में सप्लाई बढ़ जाएगा, सप्लाई बढ़ने की वजह से क्या हो जाएगा, एक नया सप्लाई कर्व फॉर्म हो जाएगा। तो नया सप्लाई कर्व फॉर्म होने की वजह से एक नया इक्विलिब्रियम सेट हो जाएगा। उस केस में क्या होगा, क्वांटिटी हमारी सप्लाई की बढ़ जाएगी और प्राइस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि अब मार्केट में एक्सेस क्वांटिटी आ रही है। हम ये मान के चल रहे हैं कि डिमांड पे उसका कोई फर्क नहीं पड़ा, टेक्नोलॉजी की वजह से प्रोडक्शन ज्यादा होने लग गया, ज्यादा होने की वजह से मार्केट में माल ज्यादा आने लग गया। अब माल जो ज्यादा आ रहा है, गुड्स जो ज्यादा आ रहे हैं, क्वांटिटी ज्यादा आ रही है उसकी, तो अब ज्यादा गुड्स सेल करने के लिए एक सेलर को अपनी प्राइस को कम करना पड़ेगा। तो हमने नया इक्विलिब्रियम सेट कर दिया और उसकी प्राइस क्या हो गई, कम। तो मार्केट में जब सप्लाई बढ़ जाएगा तो प्राइस क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और मार्केट में मान लो सप्लाई कम हो गया तो कोई और रीजन की वजह से अदर देन प्राइस, जैसे कि मान लो मार्केट में मुझे गुड्स बनाने हैं, गुड्स बनाने के लिए मुझे रॉ मटेरियल चाहिए, लेकिन रॉ मटेरियल का शॉर्टेज चल रहा है। अब रॉ मटेरियल का शॉर्टेज चलेगा तो मैं ज्यादा यूनिट्स बना पाऊंगा क्या, नहीं बना पाऊंगा। तो ज्यादा यूनिट्स नहीं बना पाऊंगा तो सप्लाई कैसे होगा, मार्केट में कम हो जाएगा। तो मान लो ये पहले कर्व था DD, ये SS सप्लाई कर्व है। अब ऐसा मान के चलो कि मेरे पास रॉ मटेरियल नहीं है तो मैं गुड्स नहीं बना पा रहा हूं, कम रॉ मटेरियल आ रहा है, तो मार्केट में सप्लाई क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो अदर देन प्राइस की वजह से अगर सप्लाई में फर्क पड़ रहा है तो शिफ्टिंग हो जाता है टूवर्ड्स लेफ्ट, तो एक नया कर्व फॉर्म हो जाएगा S1 पहले इक्विलिब्रियम प्राइस क्या चल रही थी, ये, और पहले इक्विलिब्रियम क्वांटिटी क्या थी, ये। अब ये प्राइस पे और ये क्वांटिटी से कोई लेना देना नहीं क्योंकि हमारा सप्लाई अब मार्केट में कम हो गया है, कम हो गया है तो अब न्यू क्वांटिटी क्या आ जाएगी, Q1 आ जाएगी। देखो पहले से क्वांटिटी कम हो गई, पहले से क्वांटिटी कम हो गई, अब नया प्राइस क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा, क्योंकि मार्केट में सप्लाई कम हो गया है इसलिए प्राइस क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। डिमांड तो उतनी ही है, अब मार्केट में प्राइस क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, एक नया प्राइस, नया इक्विलिब्रियम सेट हो जाएगा। तो हम ये अलग अलग सिचुएशन देख रहे हैं कि एक पर्टिकुलर फैक्टर की चेंज होने की वजह से एक डिमांड में चेंज हुआ तो इक्विलिब्रियम कैसे सेट होता है, उसमें प्राइस क्या होती है, और सप्लाई में अगर चेंज हुआ तो फिर इक्विलिब्रियम वापस सेट हो जाता है, प्राइस वापस न्यू इक्विलिब्रियम प्राइस आ जाती है। तो ये हमने देखा। अब दोस्तों
अभी तक तो हमने देखा एक एक फैक्टर के ऊपर डिमांड का अलग स्टडी किया, सप्लाई का अलग स्टडी किया। एक पर्टिकुलर फैक्टर की वजह से डिमांड में चेंज हुआ तो प्राइस कैसे सेट होती है, और एक पर्टिकुलर फैक्टर की वजह से अगर सप्लाई में चेंज हुआ तो एक इक्विलिब्रियम प्राइस कैसे सेट होती है, कैसे होता है, क्या होता है। अब दोस्तों मार्केट में ऐसा नहीं होता कि एक ही फैक्टर डिमांड पे ही असर पड़ेगा या सप्लाई पे ही असर पड़ेगा। मार्केट में बहुत सारे फैक्टर्स एक साथ काम करते हैं और उसकी वजह से डिमांड और सप्लाई पे साइमल्टेनियस एक साथ फर्क आ जाता है। डिमांड भी एक साथ चेंज होती है, उसी टाइम पे सप्लाई भी एक साथ चेंज हो जाता है। तो दोनों डिमांड और सप्लाई एक साथ चेंज होने की वजह से अब इक्विलिब्रियम कैसे सेट होगा ये हम अब आगे पढ़ने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हमको ये देखना है एक पर्टिकुलर फैक्टर की वजह से डिमांड और सप्लाई दोनों पे असर पड़ गया, दोनों पे असर पड़ गया तो दोनों कर्व शिफ्ट हो जाएंगे। डिमांड कर्व भी शिफ्ट हो जाएगा, सप्लाई कर्व भी शिफ्ट हो जाएगा। तो उस केस में इक्विलिब्रियम प्राइस और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी कैसे सेट होगी हम वो सीखेंगे। तो आइए चलो देखते हैं आगे। तो चलो दोस्तों हम देखते हैं दोनों में एक साथ साइमल्टेनियस चेंज हुआ, साइमल्टेनियस चेंज इन डिमांड एंड सप्लाई, दोनों में एक साथ चेंज हुआ साइमल्टेनियसली। तो उस केस में इक्विलिब्रियम कैसे सेट होता है दोस्तों, इसमें तीन सिचुएशन आती है। पहली सिचुएशन ऐसी आती है कि जब डिमांड और सप्लाई दोनों इंक्रीज हुए, डिमांड और सप्लाई दोनों इंक्रीज हुए, प्राइस की वजह से इंक्रीज हुए क्या, नहीं दोस्तों यहां पे मैं प्राइस की बात ही नहीं कर रहा हूं। प्राइस तो हमको खुद को सेट करनी है, यहां पे प्राइस तो खुद को हमको सेट करनी है। डिमांड और सप्लाई में चेंज हो रहा है अदर देन प्राइस की फैक्टर की वजह से, और जो डिमांड और सप्लाई में चेंज हुआ उसकी वजह से नई प्राइस फॉर्म हो रही है। तो प्राइस तो खुद हमको फाइंड करना है। यहां पे डिमांड और सप्लाई में चेंज हो रहा है अदर देन प्राइस की फैक्टर की वजह से। क्लियर। तो यहां पे मैं ये सिचुएशन देख रहा हूं कि दोनों इंक्रीज हुए, डिमांड भी इंक्रीज हो गई और सप्लाई भी इंक्रीज हो गया। तो दोस्तों इसमें तीन सिचुएशंस आती है जिसमें डिमांड भी इंक्रीज हो रही है, सप्लाई भी इंक्रीज हो रहा है, दोनों इंक्रीज हो रहा है। एक सिचुएशन ऐसी है कि जिसमें डिमांड और सप्लाई में जो इंक्रीज हो रहा है वो सेम प्रोपोर्शन में हो रहा है। जैसे कि मान लो अगर मैं ग्राफ बना के आपको समझाऊं तो कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा, जैसे कि पहले डी डी ये डिमांड कर्व है और ये एस एस ये सप्लाई कर्व है। क्लियर। तो पहले इक्विलिब्रियम प्राइस क्या थी, ये इक्विलिब्रियम प्राइस थी और ये इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है। क्लियर, समझ में आ रहा है। अब डिमांड बढ़ गई, डिमांड बढ़ गई तो क्या हो जाएगा, अदर देन प्राइस की वजह से बढ़ी है दोस्तों। डिमांड जो बढ़ी है अदर देन प्राइस की वजह से बढ़ी है। प्राइस की वजह से मैं बोल ही नहीं रहा हूं क्योंकि प्राइस तो हमको सेट करनी है। हमने देखा कि कहां इंटरसेक्ट हो रहा है, ये जो पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रहा है तो इतनी प्राइस पे हो रहा है, ये प्राइस हो गई हमारी इक्विलिब्रियम प्राइस। तो हमको प्राइस खुद फाइंड करनी है, इक्विलिब्रियम प्राइस। तो प्राइस की वजह से मैं डिमांड और सप्लाई को चेंज नहीं कर रहा हूं, मैं डिमांड और सप्लाई को चेंज कर रहा हूं अदर देन प्राइस के फैक्टर की वजह से चेंज कर रहा हूं। क्लियर। तो कोई और फैक्टर चेंज हो गया उसकी वजह से क्या हो गया, डिमांड चेंज हो गई। डिमांड चेंज हो गई, मान लो डिमांड बढ़ गई, तो डिमांड बढ़ गई तो क्या हो जाएगा, एक शिफ्ट हो जाएगा, कर्व शिफ्ट हो गया टूवर्ड्स राइट, क्योंकि डिमांड बढ़ती है तो राइट में कर्व शिफ्ट होता है। तो एक नया कर्व फॉर्म हो गया D1 D1। अब दोस्तों ये तो हमने पहले भी स्टडी किया था, लेकिन यहां पे मान लो दो फैक्टर एक साथ चेंज हो गए। एक फैक्टर चेंज हुआ लोगों की इनकम, इनकम चेंज होने की वजह से क्या हो जाएगी, इनकम बढ़ गई तो डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और मान लो टेक्नोलॉजी भी अच्छी आ गई, दोनों फैक्टर्स जो थे एक साथ चेंज हो गए। इधर लोगों की इनकम बढ़ गई, इनकम बढ़ेगी तो क्या हो जाएगा, डिमांड बढ़ जाएगी, डिमांड बढ़ेगी तो डिमांड का राइट में शिफ्ट हो जाएगा। और मान लो जैसे इधर लोगों की इनकम बढ़ी, इधर टेक्नोलॉजी में भी चेंज आ गया, एक नई टेक्नोलॉजी आ गई, नई टेक्नोलॉजी आ गई तो अब ज्यादा सप्लाई होने लग गया। ज्यादा सप्लाई होगा तो सप्लाई कर्व भी क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। अब बढ़ गया है सप्लाई तो कर्व कहां शिफ्ट हो जाएगा, सप्लाई का टूवर्ड्स राइट। तो एक नया कर्व शिफ्ट हो जाएगा जो कि कर्व बनेगा कुछ ऐसा S1 S1। तो अब आप देखोगे कि फिर से वापस ये उसी पॉइंट पे उसी प्राइस पे एक न्यू क्वांटिटी डिसाइड हो जाएगी। डिमांड बढ़ गई है तो क्वांटिटी बढ़ेगी और सप्लाई भी बढ़ गया है तो भी क्वांटिटी बढ़ेगी। लेकिन यहां पे क्या हुआ, डिमांड और सप्लाई में जो इंक्रीमेंट हुआ, ये जो इंक्रीमेंट हुआ, सप्लाई इंक्रीज हुआ, डिमांड भी इंक्रीज हुआ, ये जो दोनों में इंक्रीज हुआ है ये सेम प्रोपोर्शन में हुआ है। जितने से डिमांड बढ़ी है
उतने से ही सप्लाई बढ़ा है। तो जब दोस्तों ऐसा केस होता है ना कि दोनों सेम प्रोपोर्शन से बढ़ रहे हैं, दोनों सेम लेवल में बढ़ रहे हैं, तो उस केस में प्राइस पे कोई फर्क नहीं पड़ता, प्राइस अनचेंज रहती है। क्या चेंज हो जाता है? सिर्फ क्वांटिटी, क्योंकि डिमांड भी उतने से बढ़ेगी, सप्लाई भी उतने से बढ़ेगा, तो प्राइस पे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, वापस से प्राइस वही सेट हो जाएगी। हाँ, लेकिन प्राइस यहां पे सेकंड सिचुएशन में बदल जाएगी। देखो कैसे होगा। अब मैं एज्यूम करता हूं दोनों में इंक्रीमेंट हुआ है, दोनों में इंक्रीमेंट हुआ है, लेकिन डिमांड में ज्यादा इंक्रीज हुआ है, सप्लाई भी इंक्रीज हुआ, लेकिन सप्लाई उतनी रफ्तार से इंक्रीज नहीं हुआ, डिमांड ज्यादा प्रोपोर्शन में इंक्रीज हुआ। तो उस केस में कैसा हो जाएगा कहो? अब हम स्टडी करते हैं, देखो कैसे हो जाएगा। तो मान लो ये ओरिजिनल डिमांड कहो था डी डी, ये ओरिजिनल सप्लाई कहो था एस एस, तो इक्विलिब्रियम प्राइस क्या थी? ये, और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी क्या थी? क्यू। ठीक है, ये मैंने ओरिजिनल जो था हमारा डिमांड का और सप्लाई का वो बना दिया। अब दोनों इंक्रीज हुआ है, लोगों की इनकम बढ़ी है, लोगों की इनकम बढ़ेगी तो क्या होगा? डिमांड बढ़ेगी, लेकिन वो जो डिमांड बढ़ी ना वो काफी ज्यादा बढ़ी, तो काफी ज्यादा बढ़ी तो डिमांड का शिफ्ट हो जाएगा टुवर्ड्स राइट, और ये ज्यादा गैप से बढ़ेगा, ये ज्यादा गैप से बढ़ेगा। अब मान लो जब लोगों की इनकम बढ़ी तभी टेक्नोलॉजी बढ़ गई, तभी टेक्नोलॉजी अच्छी हो गई, टेक्नोलॉजी अच्छी होने की वजह से सप्लाई बढ़ गया, लेकिन सप्लाई जो बढ़ा वो ज्यादा नहीं बढ़ा, वो थोड़ा सा बढ़ा। तो सप्लाई बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा? टुवर्ड्स राइट शिफ्ट हो जाएगा, टुवर्ड्स राइट शिफ्ट हो जाएगा। लेकिन ये जो सप्लाई का कर्व शिफ्ट होगा ये ज्यादा गैप से शिफ्ट नहीं होगा, इसके बीच में जो गैप रहेगी ये बहुत थोड़ी रहेगी। तो यहां पे जो नया इंटरसेक्शन पॉइंट बनेगा इसकी वजह से क्या हो जाएगा? ये थोड़ा प्राइस बढ़ जाएगी और क्वांटिटी भी बढ़ जाएगी। तो यहां पे क्या होने वाला है? प्राइस भी बढ़ने वाली है, क्वांटिटी भी बढ़ने वाली है, और आप ये देख रहे होंगे कि प्राइस जो बढ़ी है, आप ये देख रहे होंगे कि प्राइस जो बढ़ी है ये यहां पे दोनों साइमल्टेनियसली बढ़े, क्वांटिटी भी और प्राइस भी। क्यों? क्योंकि डिमांड भी बढ़ी, सप्लाई भी बढ़ा, लेकिन सप्लाई उतना नहीं बढ़ा है जितना डिमांड बढ़ी है, इसकी वजह से प्राइस क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। क्लियर? समझ रहे हो? डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गई लेकिन सप्लाई उतने से नहीं बढ़ा, तो डिमांड फिर भी ज्यादा बढ़ी है ना, ज्यादा बढ़ी है तो प्राइस क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। सप्लाई उतने से बढ़ा ही नहीं, दोनों सेम प्रोपोर्शन में बढ़ेंगे तो प्राइस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ा, सप्लाई उतना नहीं बढ़ा, तो प्राइस बढ़ेगी ना। समझ रहे हो? क्योंकि सप्लाई उतना है ही नहीं मार्केट में। क्लियर? तो यहां पे प्राइस भी बढ़ेगी, क्वांटिटी तो बढ़ने ही वाली क्योंकि डिमांड और सप्लाई दोनों बढ़े। अब तीसरी सिचुएशन देखते हैं। तीसरी सिचुएशन कैसी आती है? जब डिमांड और सप्लाई दोनों बढ़े हैं, दोनों इंक्रीज हुए हैं, लेकिन यहां पे सप्लाई में जो इंक्रीज हुआ वो काफी ज्यादा हुआ, डिमांड में उतना इंक्रीज नहीं हुआ। तो दोस्तों आप ही मुझे बताओ क्या होगा? ये था डिमांड कर्व ओरिजिनल डी डी, ये था सप्लाई कर्व एस एस, तो ये थी हमारी इक्विलिब्रियम प्राइस और ये था हमारा इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। अब मान लो डिमांड बढ़ी, लोगों की इनकम बढ़ी, तो उसकी वजह से डिमांड बढ़ी, लेकिन डिमांड इतनी नहीं बढ़ी, डिमांड बढ़ी है लेकिन थोड़ी सी बढ़ी है, ज्यादा इंक्रीमेंट नहीं हुआ है। तो डिमांड का तो शिफ्ट होगा, लेकिन क्या इसमें ज्यादा गैप रहेगा? नहीं, ये तो बहुत क्लोज गैप रहेगा। क्लियर? बहुत नजदीक रहेगा ये ओरिजिनल डिमांड का होके। अब मान लो टेक्नोलॉजी भी चेंज हो गई, अब टेक्नोलॉजी चेंज होने की वजह से क्या हुआ? सप्लाई भी बढ़ गया, सप्लाई तो बढ़ा लेकिन बहुत ज्यादा बढ़ गया। तो यहां पे जो सप्लाई बढ़ने की वजह से जो सप्लाई का कर्व है वो टुवर्ड्स राइट शिफ्ट हो जाएगा, S1 S1, लेकिन ये इसके बीच में जो गैप रहेगा ये बहुत ज्यादा रहेगा क्योंकि सप्लाई बहुत ज्यादा बढ़ा है, डिमांड भी बढ़ी है लेकिन डिमांड उतनी ज्यादा नहीं बढ़ी है। तो इस केस में दोस्तों क्या हो जाएगा? दोनों बढ़ने की वजह से क्वांटिटी बढ़ेगी, नो डाउट, क्योंकि डिमांड बढ़ी है, सप्लाई बढ़ा है, तो मार्केट में ज्यादा गुड्स आएंगे, ज्यादा सेल होंगे। लेकिन यहां पे क्या हो जाएगा दोस्तों? यहां पे जो प्राइस है ना वो गिर के P1 हो जाएगी। क्यों? ये सप्लाई में इंक्रीमेंट ज्यादा हुआ है, और अगर आप मुझे एक बात बताओ, डिमांड बढ़ी है लेकिन सप्लाई उससे ज्यादा बढ़ा है, तो मार्केट में तो माल ज्यादा आ जाएगा, और ज्यादा गुड्स आने की वजह से सेलर को अपनी प्राइस क्या करनी पड़ेगी? कम करनी पड़ेगी, इसलिए प्राइस क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो एक बात ध्यान में रखना, डिमांड और सप्लाई दोनों सेम प्रोपोर्शन में बढ़ रहे हैं,
तो यहाँ पे सिर्फ क्वांटिटी बढ़ती है, प्राइस उतना ही रहता है। दोनों बड़े हैं लेकिन डिमांड में ज्यादा इंक्रीज हुआ है, सप्लाई उतने से इंक्रीज नहीं हुआ। तो यहाँ पे क्वांटिटी तो बढ़ेगी क्योंकि मार्केट में अब गुड ज्यादा आने वाला है, सप्लाई बढ़ गया है तो गुड ज्यादा आने वाला है, तो ज्यादा आने की वजह से क्वांटिटी बढ़ेगी। लेकिन यहाँ पे प्राइस भी बढ़ जाएगी क्योंकि सप्लाई उतने से नहीं बढ़ा, डिमांड बहुत बढ़ी है। और थर्ड सिचुएशन ऐसी आती है जहां पे डिमांड और सप्लाई दोनों इंक्रीज हुए हैं लेकिन सप्लाई में बहुत ज्यादा इंक्रीज हुआ है। सप्लाई बढ़ेगा तो नो डाउट क्वांटिटी बढ़ेगी क्योंकि मार्केट में अब ज्यादा क्वांटिटी आने वाली है, तो क्वांटिटी तो बढ़ेगी लेकिन यहाँ पे प्राइस क्या हो जाएगा, पहले से कम हो जाएगा क्योंकि डिमांड इंक्रीज हुई है लेकिन उतने से नहीं हुई है, तो एक्स्ट्रा स्टॉक बच जाएगा। तो उसको बेचने के लिए सेलर को अपनी प्राइस क्या कम करनी पड़ेगी, कम करनी पड़ेगी। तो दोस्तों ऐसी अलग अलग सिचुएशन आती है। तो इसमें एक बात तो तय है, जब डिमांड और सप्लाई दोनों इंक्रीज होते हैं तो क्वांटिटी तो इंक्रीज होती है। क्वांटिटी देखो यहाँ पे भी इंक्रीज हुई, क्वांटिटी यहाँ पे भी इंक्रीज हुई और क्वांटिटी थर्ड वाले ग्राफ में भी इंक्रीज हुई। लेकिन प्राइस के बारे में हम नहीं बता सकते हैं। प्राइस के बारे में हम तभी बता सकेंगे जब हमको पता चलेगा कि दोनों में इंक्रीज जो हुआ है वो कितने से हुआ है। दोनों में बराबर का इंक्रीमेंट हुआ है तो प्राइस उतनी रहेगी। सप्लाई बड़ा है लेकिन उतना नहीं बढ़ा, डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गया तो प्राइस बढ़ेगी। सप्लाई बहुत ज्यादा बढ़ा, डिमांड उतना नहीं बढ़ा तो प्राइस कम हो जाएगी। तो दोस्तों यहां पे हम प्राइस के बारे में सर्टनली नहीं कह सकते कि प्राइस का क्या होगा, लेकिन हम इतना तो कह सकते कि क्वांटिटी तो हर केस में बढ़ने ही वाली है क्योंकि दोनों में इंक्रीमेंट हो रहा है, एक साथ दोनों में इंक्रीमेंट हो रहा है। तो हम इतना तो बिल्कुल कह सकते हैं कि क्वांटिटी बढ़ेगी तीनों केस में। प्राइस क्या रहेगी ये हम नहीं कह सकते। प्राइस के लिए हमको आपको ये बताना पड़ेगा कि डिमांड और सप्लाई में जो चेंज हुआ है, जो इंक्रीमेंट हुआ है वो कितने से हुआ है। बराबरी में हुआ है तो नो चेंज इन प्राइस, डिमांड में ज्यादा इंक्रीज हुआ है तो प्राइस बढ़ेगी, सप्लाई में ज्यादा इंक्रीज हुआ है तो प्राइस कम हो जाएगी। तो दोस्तों ये हमने सिचुएशन देखी जब साइमल्टेनियस चेंज होता है डिमांड और सप्लाई में। ठीक है, अब दोस्तों ये तो हमने देखा वन साइड जा रहा है, दोनों इंक्रीज हो रहे हैं या फिर दोनों डिक्रीज हो रहे हैं, तो भी आप ये ग्राफ बना सकते हो। अगर दोनों डिक्रीज हो रहे हैं तो उस केस में भी ऐसा ही ग्राफ बनेगा। आपको वहां पे भी थोड़ा सोचोगे, लॉजिक लगाओगे तो आपको ग्राफ बनाते आएगा। अब हम सोचेंगे कि दोनों में चेंज हुआ है लेकिन दोनों में अपोजिट चेंज हुआ है, अपोजिट डायरेक्शन में। जैसे कि डिमांड बढ़ी लेकिन सप्लाई क्या हो गया, बढ़ने की बजाय कम हो गया। तो अब हम आगे वो पढ़ने वाले सिचुएशंस। ठीक है, चलो आइए देखते हैं। चलो दोस्तों देखते हैं हम कि डिमांड और सप्लाई में चेंज हो रहा है लेकिन दोनों में अपोजिट चेंजेस हो रहे हैं। डिमांड बढ़ा लेकिन सप्लाई क्या हुआ, कम हुआ। इसमें भी दोस्तों मैं दो सिचुएशंस कवर करूंगा। डिमांड क्या हुई है, इंक्रीज हुई है, और सप्लाई क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है। तो इसमें दो केसेस मैं यहाँ पे कवर करने वाला हूं। तो आइए देखते हैं क्या होगा। तो पहले मैं डायरेक्टली ग्राफ के ऊपर से समझाना चाहता हूं। दोस्तों यहाँ पे सिचुएशन तो आपको समझ में आ गई होगी। आप मुझे बात बताओ, मार्केट में कोई भी चीज की डिमांड बढ़ जाती है और उसका सप्लाई कम हो जाता है तो फिर प्राइस पे क्या असर होता है? ऑब्वियस बात है, प्राइस क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। क्लियर? ये तो हम ओरली बता सकते हैं कि अगर सर कोई भी चीज की मार्केट में डिमांड बढ़ गई है और उसका सप्लाई कम हो गया है तो ऑब्वियस बात है कि उसकी प्राइस क्या होने वाली है, इंक्रीज होने वाली है। दोस्तों यहां पे भी वही होगा। तो देखो क्या होगा, मान लो ये ओरिजिनल मेरा डिमांड का वो था डी और ये मेरा ओरिजिनल सप्लाई का वो था एस। तो ये थी मेरी इक्विलिब्रियम प्राइस और ये था मेरा इक्विलिब्रियम क्वांटिटी पी और क्यू। अब मान लो लोगों की जो इनकम है वो बढ़ गई, लोगों की इनकम बढ़ेगी, एक इंडिविजुअल की इनकम बढ़ेगी तो डिमांड पे क्या असर पड़ेगा, डिमांड इंक्रीज हो जाएगी। अब मान लो ये जो डिमांड इंक्रीज होगी उसकी वजह से क्या होगा, डिमांड का शिफ्ट हो जाएगा टूवर्ड्स राइट। ये जो डिमांड इंक्रीज हुई ना, ये बहुत ज्यादा इंक्रीज हुई। मान लो डिमांड में जो इंक्रीज हुआ ये बहुत ज्यादा हुआ। बहुत ज्यादा होने की वजह से क्या हो जाएगा, डिमांड का जो है इसके बीच का जो गैप है ये बहुत ज्यादा रहेगा, ये बहुत दूर आ जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। क्लियर? अब मान लो सप्लाई बढ़ा नहीं है, सप्लाई उल्टा कम हो गया। जैसे कि मान लो मार्केट में सप्लाई इतना भी रहता था ना तो दोस्तों अच्छी बात थी, प्राइस कितनी होती थी, इतनी होती थी। क्लियर? प्राइस कितनी होती थी, एक थोड़ी देर के लिए मैं बना लेता हूं डॉटेड लाइन। अगर सप्लाई कांस्टेंट रहता था तो भी प्राइस कितनी होती थी, P1 होती थी, और क्वांटिटी कितनी होती थी, Q1 होती थी। क्लियर? लेकिन यहां पे क्या हुआ, सप्लाई कांस्टेंट नहीं रहा, रॉ मटेरियल की शॉर्टेज की वजह से
सप्लाई पहले से कम हो गया, सप्लाई कम हो गया तो क्या हो जाएगा दोस्तों, अदर देन प्राइस की वजह से चेंज हो रहा है, रॉ मटेरियल की शॉर्टेज चालू है, तो यहाँ पे सप्लाई कर्व जो है ये शिफ्ट हो जाएगा टूवर्ड्स लेफ्ट, अपोजिट देखो चेंजेस हो रहे हैं, डिमांड बढ़ी है, सप्लाई कम हुआ है, डिमांड बढ़ी है, सप्लाई कम हुआ है, डिमांड बढ़ी है, सप्लाई कम हुआ है, डिमांड बढ़ी है इसलिए डिमांड का कर्व टुवर्ड्स राइट शिफ्ट हो गया, सप्लाई कम हो गया इसलिए सप्लाई का कर्व टुवर्ड्स लेफ्ट शिफ्ट हो गया। तो यहां पे क्या होगा दोस्तों, अब ये प्राइस नहीं रहेगी P1, अब नया इंटरसेक्शन पॉइंट डिसाइड हो जाएगा, दोनों नए कर्व्स पे आ जाएंगे, एस D1 और S1 तो इस केस में एक न्यू प्राइस सेट हो जाएगी, एक न्यू प्राइस सेट हो जाएगी, वो क्या रहेगी P2, और न्यू क्वांटिटी सेट हो जाएगी, क्या हो जाएगा Q2। समझ रहे हो दोस्तों क्या हो रहा है। तो यहां पे एक बात तो तय है कि डिमांड बढ़ी है, सप्लाई उतने से नहीं बढ़ा है, डिमांड बढ़ी है, सप्लाई उतने से नहीं बढ़ा है, सप्लाई कम हुआ है उल्टा, लेकिन सप्लाई में जो डिक्रीज हुआ है वो इतना ज्यादा डिक्रीज नहीं हुआ है, वो थोड़ा सा डिक्रीज हुआ है। डिमांड में जो चेंज हुआ है वो बहुत ज्यादा हुआ है, डिमांड बहुत ज्यादा इंक्रीज हुई है, सप्लाई थोड़ा ही डिक्रीज हुआ है। तो दोस्तों ये बात तो हमको पहले से पता थी, कोई भी चीज अगर मार्केट में उसकी डिमांड बढ़ जाती है और उसका सप्लाई उतना नहीं होता है तो उसकी प्राइस तो बढ़ना तय है, तो ये तो हमको पता ही था पहले कि प्राइस बढ़ने वाली है। लेकिन यहाँ पे क्वांटिटी के साथ क्या हुआ देखा आपने, सप्लाई कम हुआ लेकिन इतना कम हुआ क्या नहीं, तो यहाँ पे क्या हो गया, क्वांटिटी बढ़ी है। क्लियर, समझ में आया। अब मैं सेकंड केस लेता हूं, सेकंड केस में भी क्या होगा, डिमांड बढ़ी है, सप्लाई कम हुआ है, लेकिन डिमांड में जो इंक्रीमेंट हुआ है वो इतना ज्यादा नहीं हुआ है, डिमांड में बहुत स्लाइट चेंज हुआ है, और सप्लाई जो हुआ वो बहुत कम हो गया, एकदम तेजी से कम हो गया, मार्केट में बिल्कुल भी रॉ मटेरियल अवेलेबल नहीं है, तो उस केस में क्या हो जाएगा, सप्लाई बहुत कम हो जाएगा। तो यहां पे मान लो ये ओरिजिनल डीडी कर्व था, ये ओरिजिनल सप्लाई कर्व था, ये थी हमारी इक्विलिब्रियम प्राइस, ये थी इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। अब डिमांड इंक्रीज हो गई क्योंकि हमारे जो कंज्यूमर है उसकी इनकम इंक्रीज हुई है, लेकिन वो इतनी ज्यादा नहीं हुई, वो थोड़े से इंक्रीज हो गई, वो थोड़ी सी इंक्रीज हो गई, D1 थोड़ी सी इंक्रीज हो गई डिमांड, लोगों की इनकम बढ़ गई है, डिमांड बढ़ गई है, तो राइटवर्ड मूवमेंट होगा, डिमांड राइटवर्ड शिफ्टिंग होगा, तो यहाँ पे डिमांड का शिफ्ट हो जाएगा टूवर्ड्स राइट, नया बन जाएगा, लेकिन इतना ज्यादा चेंज नहीं हुआ है तो थोड़ा क्लोज रहेगा, इसमें ज्यादा डिस्टेंस नहीं रहेगा, ज्यादा गैप नहीं रहेगा, और सप्लाई कम होगा। हम रिवर्स सिचुएशन पढ़ रहे हैं कि सप्लाई पे उल्टा असर हो रहा है, सप्लाई यहाँ पे कम होगा क्योंकि रॉ मटेरियल शॉर्ट चल रहा है, और यहाँ पे जो सप्लाई कम होगा वो ज्यादा कम हो जाएगा, बहुत फर्क पड़ा है सप्लाई पे, बहुत फर्क पड़ा है सप्लाई पे, डिमांड पे उतना फर्क नहीं पड़ा, सप्लाई पे बहुत ज्यादा फर्क पड़ा, सप्लाई कम हुआ है और इतना कम हुआ है कि हम दे ही नहीं सकते ज्यादा लोगों को माल। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नया इक्विलिब्रियम सेट हो जाएगा दोनों कर्व पे, और ये जो प्राइस रहेगी, ये प्राइस रहेगी P1, और ये जो क्वांटिटी रहेगी अगर मैं इसको जोड़ दूं नीचे तो ये हो जाएगी क्वांटिटी Q1। तो दोस्तों आप देख रहे हो कि जब सप्लाई डिक्रीज हुआ, लेकिन सप्लाई जो डिक्रीज हुआ वो बहुत ज्यादा डिक्रीज हुआ, बहुत डिक्रीज हुआ, और डिमांड जो इंक्रीज हुई वो इतने डिक्रीज नहीं हुई, तो यहां पे देख रहे हो आप क्वांटिटी क्या हो गई, यहां पे दोस्तों उल्टा हो गया। उल्टा कैसे हो गया, ऊपर की सिचुएशन में देखो क्या है, ऊपर की सिचुएशन में क्या हो रहा था, क्वांटिटी इंक्रीज हो रही थी, और यहां की सिचुएशन में क्या है, क्वांटिटी डिक्रीज हो रही है। लेकिन अगर मैं प्राइस के बारे में बात करूं तो ऊपर क्या था, ऊपर भी प्राइस बढ़ रही थी, और यहां पे भी प्राइस क्या हो रही है, बढ़ रही है। दोस्तों जब रिवर्स सिचुएशन आती है ना कि डिमांड इंक्रीज हुई है और सप्लाई कम हुआ है, तो हम डेफिनेटली कह सकते हैं कि प्राइस क्या होगा, बढ़ेगा, क्योंकि डिमांड बढ़ गई है, सप्लाई उतना नहीं है, सप्लाई कम हुआ है। तो हम ये क्लियर आपसे कह सकते हैं, मैं आपको एकदम डेफिनेटली बता सकता हूं कि यहाँ पे क्या होगा, प्राइस बढ़ने वाली है, ये बात तय है। लेकिन दोस्तों क्वांटिटी के साथ क्या होगा ये हम डेफिनेटली नहीं कह सकते, क्योंकि क्वांटिटी के बारे में पता करना है तो हमको ये देखना होगा कि सप्लाई में कितना चेंज हुआ है और डिमांड में कितना चेंज हुआ है। डिमांड में इंक्रीज हुआ है, बहुत ज्यादा इंक्रीज हुआ है, लेकिन सप्लाई कम हुआ है, वो थोड़े से कम हुआ है, तो यहाँ पे क्वांटिटी सप्लाइड जो है, क्वांटिटी जो है वो बढ़ जाएगी, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी अब न्यू वाली जो रहेगी वो ज्यादा रहेगी। लेकिन अगर सप्लाई बहुत कम हो गया है, डिमांड उतनी नहीं बढ़ी है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा,
जो क्वांटिटी है वो कम हो जाएगी पहले से। तो क्वांटिटी के बारे में हम श्योरली नहीं कह सकते हैं, लेकिन प्राइस का तो हम डेफिनेटली बता सकते हैं कि प्राइस क्या होने वाली है, इंक्रीज होने वाली है। और दोस्तों इसके पहले वाला जो हमने पढ़ा, दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे थे, दोनों इंक्रीज हो रहे थे, तो हम वहां पे डेफिनेटली कह पा रहे थे क्वांटिटी के बारे में। वहां पे हम प्राइस के बारे में नहीं कह पा रहे थे, वहां पे हम क्वांटिटी के बारे में। मैं आपको एक बार और दिखा देता हूं। हमने यहाँ पे देखो, जब हमने लास्ट सिचुएशन पढ़ी कि दोनों इंक्रीज हो रहे हैं, दोनों इंक्रीज हो रहे हैं, तो हम ये इतना डेफिनेटली बता पा रहे थे कि क्या होगा, क्वांटिटी बढ़ेगी। यहाँ पे देखो क्वांटिटी इंक्रीज हो गई, इस केस में भी क्वांटिटी इंक्रीज हुई थी, और थर्ड वाले केस में भी क्वांटिटी इंक्रीज हुई थी। लेकिन जब दोनों कर्व्स अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे, एक में इंक्रीज हुआ है दूसरे में डिक्रीज हुआ है, तो उस केस में हम प्राइस के बारे में डेफिनेटली बता पाते हैं क्या होगा प्राइस के साथ में, लेकिन क्वांटिटी के साथ हम डेफिनेटली नहीं बता पाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे ये जो मेरा सेकंड यूनिट था मार्केट वाला, यहाँ पे ये खत्म हुआ। इसके बाद में थर्ड यूनिट जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें स्टूडेंट को सबसे ज्यादा दिक्कत होती है, वो वाला मैं अगले वीडियो में कवर करूंगा। उसके भी मुझे लगता है 3 या 4 पार्ट बनाने पड़ेंगे। वो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है। मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं कि आप वो टॉपिक की तैयारी आप अभी से करना चालू करें। थ्योरी ऑफ कॉस्ट के जो मैंने कर्व्स बताए थे, आप वो एक बार देख लो। मार्जिनल कॉस्ट कर्व और एवरेज टोटल कॉस्ट कर्व, ये दोनों कर्व इंपॉर्टेंट है। बाकी के कर्व आपने नहीं भी किए तो चल जाएगा, लेकिन एमसी कर्व जो था और एटीसी कर्व जो था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमको आगे काम में आने वाले हैं। और रेवेन्यूज वाले कर्व भी हमको काम में आने वाले हैं। तो ये आप थोड़ा सा एक बार देख लो, उसके बाद आप तैयारी कर लो अगले चैप्टर की। मैं फिर अगले यूनिट तब तक वीडियो बनाता हूँ, और आप ये तैयारी कर लोगे ना, तो आपको जो अगला जो यूनिट है वो बहुत आसान जाएगा। ये मेरी गारंटी, आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।